हाँ तो डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग, मैं आपको सेक्शन ए वाला पोर्शन कंप्लीट करा चुका हूँ, सेक्शन बी वाला पोर्शन भी आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ, और आज हम जो इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो सेक्शन सी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, जो सेक्शन सी जो आपका रहेगा, इसमें आपको टोटली यहाँ पे 10% आने, और जो 10% आपके आएंगे वो प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 3 अंक का रहेगा। बाकी ए और बी में मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया है, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स फोर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से भाग देने पर प्राप्त भागफल एवं शेषफल ज्ञात करो। ये आपको निकालना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर भाग वाला कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आता है तो आपको सबसे पहले उसकी घातें देखिए कि घातों का जो क्रम है वो घटते हुए क्रम में है या नहीं है। डायरेक्टली यदि मैं बात करता हूं तो आपको इस प्रकार से देखना है कि पहले से किसी चर राशि पर सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, और सबसे लास्ट में होनी चाहिए अचर संख्या। तो आपको भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको मैं पी एक्स को लेता हूं, तो यहाँ पे तो सबसे बड़ी घात x4 है, फिर घात 3 वाला नहीं है तो एक्स स्क्वायर है, सही है, फिर x पे घात 1 वाला है, फिर सबसे लास्ट में चर संख्या है। ये तो आपका सही आ रहा है, ठीक। अब जैसे मैं gx की बात करता हूं तो gx पे जो पावर आ रही है, जो घात आ रही है वो 2 आ रही है, लेकिन अचर संख्या यहाँ पे क्या आ रही है, बीच में आ रही है, और x एक बार 1 की घात वाला है वो लास्ट में आ रहा है। तो ये आपको सबसे पहले क्रम इसका सही करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक आप लोग इसका क्रम सही नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो देखिए आपको बात किस टाइप से देखना है। ये आपका x4 है, ये x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और आपको जो भाग देना है वो इस gx का देना है, लेकिन इस gx का आपको क्रम सही करना है। वो कैसे करेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर फिर x की घात वाला एक पद आएगा माइनस एक्स, और सबसे लास्ट में आएगी अचर संख्या, ठीक है। तो अब दीजिए आप लोग भाग देने का जो फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं सिंपल मेथड से, कि पहले पद का भाग पहले पद में दी जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का भाग x4 में दीजिए आप लोग, x4 में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। एक बार तो मैं आपको कंप्लीटली स्टेप से समझा रहा हूं। देखिए x4 में भाग देने का मतलब है कि अगर संख्या ऊपर है तो वो गुणा के रूप में आएगा। x4 का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर का मतलब होगा x इंटू एक्स, और गुणा में संख्या कट सकती है। तो यहां पे कितना आ रहा है, x की घात 2 निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे। तो अपना जो भाग जा रहा है एक्स स्क्वायर का x4 में, वो कितनी बार जा रहा है, एक्स स्क्वायर बार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। और फिर आपको याद रखना है, जैसे आप लोग भाग देते हैं और जो आपका भागफल आता है, उस भागफल का आपको तुरंत इस पूरे gx से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो इसका गुणा कीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ रहा है, x4 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का एक्स क्यू आएगा। पर मैं आपको एक और स्टेप बता देता हूं कि जैसे यहां पे x4 वाला पद है, तो x4 वाले पद के नीचे x4 वाला ही पद रखना है आपको, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला, x के नीचे x वाला, और अचर संख्या के नीचे अचर संख्या। और बाय द वे मान ली इनके अलावा अन्य कोई पद आता है तो वो आपको साइड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स क्यों आ रहा है, एक्स की घात 3 आ रहा है, और एक्स की घात 3 वाला कोई पद है नहीं यहाँ पे। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का x3, लास्ट में लिख दिया। और फिर एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से कीजिए तो कितना आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, जो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए घटाने पर जब आप लोग करेंगे तो आपको चिन्ह चेंज करना है, ये माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x4 ये माइनस x4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का यहाँ पे क्या है 4x है, और प्लस का क्या है ये 5 है। लेकिन बात ये आ रही कि ये जो x3 है वो कहां पे आएगा। तो मैंने आपको क्रम बताया था कि सबसे पहले बड़ी घात फिर छोटी घात स्टेप में चलता है,
तो यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो 3 वाला पद पहले आपको लेना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा x की घात 3, और किसका आएगा वो प्लस का, क्योंकि यहां से माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का भाग x3 में दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, प्लस x बार जाएगा, और x का गुणा फिर इससे करेंगे तो वही होगा x3, x का गुणा इससे करूंगा माइनस x थे, तो माइनस का क्या हो रहा है x स्क्वायर, x का गुणा 1 से करूंगा तो प्लस का क्या हो रहा है यहाँ पे x, फिर आप चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ओवरऑल ये कैंसिल होगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर तो आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और प्लस का 4x माइनस का x तो माइनस का 3x, और प्लस का क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। x स्क्वायर का भाग फिर माइनस 3x स्क्वायर में दूंगा तो माइनस 3 बढ़ जाएगा, और माइनस 3 का इससे गुणा कीजिए, कितना आ रहा है देखिए, माइनस 3 का इससे करूंगा तो ये माइनस का 3x स्क्वायर ही हो जाएगा, और माइनस 3 का गुणा इस माइनस से करेंगे तो प्लस का 3x होगा, सही है, और माइनस 3 का गुणा इस 1 से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस का 3x और ये माइनस का 3x, तो माइनस का कितना आ रहा है 6x, और प्लस का 5 और प्लस का 3, तो प्लस का क्या हो रहा है 8। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे शेषफल, और ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा भागफल। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्या देना है भाग, क्योंकि अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ तो घात 2 है लेकिन यहाँ घात 1 है, तो इसमें आप लोग भाग नहीं दे सकते। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 वो किस टाइप, इसमें ये छोटा सा करेक्शन है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जो माइनस 3x आ रहा है, तो कहने का मतलब है इस माइनस 3 का गुणा इससे करेंगे तो ये प्लस का 3x आएगा आपके लिए, ये वाला देखो, माइनस 3 का गुणा माइनस x से करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी देख ले, जैसे ये 4x है और x, 4x में से x जो जाएगा वो 3x बच रहा है, और ये आपका प्लस का 3x हो ही रहा है, तो माइनस का होने का मतलब है ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, केवल 8 से इसको आ रहा है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए 17, एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 15 पदों का योगफल चाहिए, तो योगफल के लिए आपको सबसे पहले इसकी एपी बनानी पड़ेगी समांतर श्रेणी, और वो आपको किस प्रकार से बनाना है कि यहाँ पे जैसे an दिया हुआ है तो हमें a1 a2 a3 a4 यानी n के मान रखने पर, तो इसका सॉल्यूशन मैं जैसे कर रहा हूं, तो सबसे पहले n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लिया जाएगा, यहाँ पे a1 होगा तो यहाँ क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 4। ठीक है, सेकंड स्टेप है n बराबर 2 लेने पर, n की वैल्यू 2 लेने का मतलब यहाँ पे a2 होगा, तो ये क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये माइनस का 10 होगा, प्लस का 9, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। अगला स्टेप होगा n बराबर 3 लेने पर, तो n की वैल्यू आप लोग 3 लेंगे तो यहाँ पे a3 होगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 5 या 15 माइनस का होगा, और 9 जो आपका है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का कितना आ रहा है 6। तो देखिए 3 पद से आपकी एपी निकल के आ रही है, एपी क्या निकल के आ रही है 4 माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, तो एपी जो आ रही है 4 माइनस 1 माइनस 6, और आपको कितने पदों का योगफल निकालना है, 15 पदों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, 15 पदों का क्या निकालना है, योगफल। तो देखिए यहाँ पे a यानी प्रथम पद का मान क्या आ रहा है 4, और जो d का जो मान आएगा वो इसमें से ये घटाना है, तो माइनस 1 में से माइनस 4 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, और जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 15 आ रही है। ठीक है, अब हमें योगफल निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी, तो S 15/2 2a। अच्छा a का मान बताइए मेरे लिए, 4 आ रहा है, n माइनस 1 तो 15 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 5 आ रहा है,
सॉल्व करें इस 15 यानी 15 पदों का युगफल 15/2, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 15 में सीख जाएगा 14, और 14 का गुणा -5 से करूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 14.70। तो S15 इक्वल टू होगा 15/2 इंटू 8 - 70, मतलब माइनस का 62 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 31 आ रहा है। तो 15 इंटू माइनस का 31 सॉल्व करें, 15 गुणा 1 से करूंगा 15 कम 15 5 आ जाएगा, 15 तिया 45 और 1 46, और वो भी किसका आएगा माइनस का। तो लिख सकते हैं अतः 15 पदों का युगफल, अतः 15 पदों का योगफल -465 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 18, ठीक है। अब आप लोग देखिए प्रश्न संख्या 18 चैप्टर नंबर 8 से दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर की उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, पूरक वाला है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक मीनार बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपकी क्या एक मीनार है, और फिर आपसे क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर, तो इस मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, और जो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं वो कौन सब देखिए इस दूरी से दिए हुए, तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है सी, तो सी पॉइंट हो जाएगा, और फिर पॉइंट कौन सा दिया हुआ है डी पॉइंट हो जाएगा। ए और बी दूरी मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो ए दी हुई है, और फिर यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या दी हुई है आपके लिए बी दी हुई है। तो ये आपके लिए दूरी दी हुई है, और सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, तो इन दोनों पॉइंटों से शिखर के जो कोण आ रहे हैं वो कोण क्या आ रहे हैं पूरक कोण आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं जो कोण यहां पर निकल के आ रहा है पूरक कोण निकल के आ रहा है, और पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन कोणों का योगफल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो मैं यहां पे मान लेता हूं, माना पहला कोण इक्वल टू थीटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा कोण इक्वल टू हो जाएगा 90 - थीटा, क्योंकि इन दोनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो योगफल 90 निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब है जब ये कोण मैंने थीटा मान लिया है तो ये कोण आएगा 90 - का थीटा, ये ए ये बी सी और बी। तो ये वही दो त्रिभुज वाला है। तो सबसे पहले तो त्रिभुज एबीसी के लिए काम करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 90 - थीटा दिया हुआ है, और इस मीनार की ऊंचाई को मान लेता हूं मैं h मीटर। हमें सिद्ध क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई √AB है, ठीक है। और आप ये भी मान लेना माना ऊंचाई h मीटर है, ठीक। तो इसकी जो ऊंचाई है वो √AB आपको प्रूफ करनी है। अब देखिए तो त्रिभुज एबीसी में ये तो लंब है, ये आपका आधार है, तो वो tan थीटा आपको लगाना है लंब बट्टी आधार। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टी आधार, लाल बट्टे कक्का से लगा लेंगे आप लोग। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 90 - थीटा आ रही है। और अगर आपको ये जो प्रश्न है इस टाइप के जो प्रश्न है अच्छी प्रकार से देखने, तो आपको मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुका हूं पिछली वीडियो में। चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस बहुत सारे क्वेश्चन कराए, तो वहां जाके भी आप लोग वीडियो देख लें तो और अच्छी प्रकार से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। tan 90 - थीटा इक्वल टू लंब क्या दिया हुआ है h, और आधार जो है वो आपका है a। tan 90 - थीटा क्या होता है आपका cot थीटा h/a, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज आएगा EBD में, त्रिभुज ABD में थीटा का मान तो थीटा दिया हुआ है, और थीटा का मान थीटा है, इसमें वही लंबट्टे आधार आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लगा दूंगा tan थीटा इक्वल टू लंबट्टे आधार। अब देखिए आप लोग थीटा का मान तो थीटा ही है, tan थीटा, लंब आपका h है, और आधार क्या है b, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, √6 वाला क्वेश्चन कराया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करना है, गुणा। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका ये दिया हुआ है, तो LHS में गुणा RHS का, LHS और RHS का करना है आपको, LHS में LHS का। तो जैसे इसका तो है cot थीटा, और इसका जो LHS है वो क्या है, tan थीटा। फिर दोनों के RHS ये H/A दिया हुआ है, और ये H/B दिया हुआ है। तो cot थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/tan थीटा होता है, और ये आपका tan थीटा, H इंटू H स्क्वायर, और A इंटू B होगा AB। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ रहा है 1 इक्वल टू H²/AB। तो इसका बज्रगुणा कीजिए आप लोग, H² इक्वल टू क्या आ रहा है, AB आ रहा है। तो यहाँ पे अगली स्टेप में इस वर्ग को हटाने के लिए अंडर रूट लिया जाएगा। तो अंडर रूट लेंगे तो H पे से वर्ग हट जाएगा, लेकिन इस पे अंडर रूट लग जाएगा। तो H का मान क्या आ रहा है, √AB। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, हेंस प्रूफ। और लास्ट में लिख देना है, अतः हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई √AB है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 19। और देखिए आप लोग प्रश्न संख्या 19, यानी कि आपके लिए प्रमेय दी हुई चैप्टर 11 से थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। ये आपकी थेल्स प्रमेय, ये आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना ले, यहां पे स्टेप से, यहां एक त्रिभुज है, आप A, B और C, ABC त्रिभुज है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो इस भुजा के समांतर एक भुजा में खींच रहा हूं DE, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर भुजा लेनी है, तो BC के समांतर मैंने क्या खींच दिया, DE। खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को, यानी कि ये जो त्रिभुज की जो शेष दो भुजाएं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। जो प्रतिच्छेद कर रही है आपको दिख रहा है, तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात का मतलब है ये अनुपात बट्टी ये अनुपात, और ये अनुपात बट्टी ये अनुपात। तो दोनों का अनुपात बिल्कुल इक्वल यानी कि समान होना चाहिए, और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए अगर ज्योमेट्री रेखागणित का कोई प्रमेय क्वेश्चन आता है तो 4 स्टेप आपको याद रखने। सबसे पहले दिया है, फिर आपको सिद्ध करना है, फिर रचना, और सबसे लास्ट में उपपत्ति। तो देखिए आप लोग कौन, यहां पे मैं लिख देता हूं दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है DE समांतर, DE समांतर दिया हुआ है BC, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यानी कि इस भुजा का अनुपात AD और इसका DB बट्टी उसका होगा AE, और फिर नीचे होगा EC। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। और फिर आता है पॉइंट रचना वाला, ये मेन पॉइंट होता है रचना वाला। तो मैं आपको बता देता हूं, हम क्या लंब खींचने वाले हैं। तो ये मैंने लंब डाल दिया यहां पे EF इस प्रकार से, और ये लंब डाल दिया मैंने DG। इन भुजाओं पर डाला है। तो कैसे डाला है, EF जो लंब डाला है, यानी कि ये इस भुजा पर लंब है AB पर, ठीक, और DG लंब दिया हुआ है AC पर। DG लंब है वो दिया हुआ है AC पर। इतना वर्क करने के बाद इस D को C से मिला देना है, और E को आपको B से मिला देना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट लिखना चाहते हैं तो रचना में लिख सकते हैं, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये काम कर दिया आपने, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है उपपत्ति वाला। तो उपपत्ति के लिए आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, जो आपके लिए सारा फॉर्मेट दिया हुआ है, सिद्ध करना है। जो रचना है आपने यहाँ पे काम कर दिया है,
तो यहाँ पे इसके बाद में क्या लेके चल रहा हूं, आपको क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की भुजाओं को प्रतिष्ठित करे तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे त्रिभुज दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे त्रिभुज का एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ईडी, और मुझे निकालना एरिया ऑफ बी डी ई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार। अच्छा ए डी का आधार बताइए मेरे लिए, ए डी ई, इसका आधार वो होता है जहां पर लंब डला होता है, उसका आधार क्या होगा, ए डी, ठीक है, इंटू ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई का मतलब है जो लंब डला हुआ है, जो एंगल जो 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है वो आपका लंब कहलाता है। तो इस ए बी भुजा पर कौन सा लंब है, ए एफ लंब दिया हुआ है। देखिए इस ए डी पर भी तो लंब कौन सा आ रहा है, ए एफ, तो इसकी क्या होगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई इसकी क्या है, ए एफ अपॉन, ऐसे ही इसका क्षेत्रफल निकालिए 1/2 इंटू बी डी का आधार, यानी कि बी डी का आधार क्या होगा, बी डी, बीडी या मैं आपको इसको कह सकता हूं डीबी, डीबी के या बीडी बात की है, इनटू, अच्छा इसका जो ऊंचाई है इसके लिए देखो एक चीज याद रखें कि ये जो EF लंब है ना, इस टोटल भुजा AB पर डला हुआ है। तो AB पे कोई भी त्रिभुज बनेगा, AB भुजा पे बनने वाले जितने भी त्रिभुज होंगे उन सभी के लिए EF ऊंचाई का काम करेगा। तो इस त्रिभुज के लिए भी EF क्या है, ऊंचाई, EF, ठीक है। तो अगले स्टेप में जो आएगा इसका आंसर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और EF से EF आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिजल्ट जो आने वाला है इक्वल टू आपका रिजल्ट क्या आएगा, AD बट्टे DB, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इस भुजा पर बनने वाले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिया है, इसी प्रकार से इस भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो ये त्रिभुज कौन सा आएगा, त्रिभुज AD। इसी प्रकार अब आप लोग देखिए एरिया ऑफ, यहां से लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ त्रिभुज AD बट्टे एरिया ऑफ, देखो ये तो त्रिभुज AD होगा और ये कौन सा हो जाएगा, C, ये आपका कौन सा, देखो ये तो होगा AED, इस प्रकार से देखो AED, और ये हो जाएगा CED, एरिया ऑफ त्रिभुज CED इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 इंटू आधार, इसका आधार क्या होगा, E, और इसकी जो ऊंचाई है, इस पर लंब क्या डला हुआ है, DG डला हुआ है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, DG, और इसका 1/2 इंटू आधार। अच्छा इसका आधार क्या होगा, CE होगा या EC होगा, EC, और ऊंचाई तो आपकी वही रहेगी DG। 1/2 से 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, AE अपॉन EC, ये होगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद देखिए आप लोग समीकरण 2 आपके पास निकल के आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि एक ही आधार पर बनने वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो एक ही आधार पर जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उन सभी का एरिया जो क्षेत्रफल है वो समान होगा। तो इस DE आधार पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखो इस पे एक तो ये बन रहा था BDE वाला बन रहा है, और एक ये बन रहा है CED वाला।
अतः एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज CED। और ये क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो एरिया ऑफ BED जो आपका निकल के आ रहा है वो तो इस वाली रेखा के लिए निकल के आ रहा है, इस रेखा पर बना त्रिभुज है। और जो आपका CD निकल के आ रहा है वो इस पे निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब है जब इस त्रिभुज का क्षेत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ठीक है, या सीधे अर्थों में आप ये कह सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 BD का क्षेत्रफल CED का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो समीकरण 1 2 बार 3 से, अतः समीकरण 1 2 बार 3 से, तो इनका जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो मैं लिख सकता हूं AD बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे AC। और हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है HP। और लास्ट में आपको ये लाइन लिख के आनी है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजाकर समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 20। देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, ये भी आपकी प्रमेय सिद्ध करो कि ये चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ठीक है, चैप्टर 12 से ये प्रमेय आई है आपके लिए। तो अब आप लोग देख लें इसको कैसे करना है। कहने का मतलब है कि सिद्ध करो कि एक चाप द्वारा वृत्त, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है स्टेप से। ये आपका वृत्त है। सिद्ध करो कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, तो ये आपका वृत्त का केंद्र होगा और चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो चाप मान लेता हूं, मान लीजिए चाप स्टेप से है, यानी ये आपकी क्या है, चाप। तो इस चाप के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो भी अंतरित कोण है, ठीक है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, तो ये चाप वाला भाग है, तो शेष भाग के किसी बिंदु पर, तो शेष भाग का मान लीजिए ये बिंदु मान लेता हूं मैं, किसी बिंदु पर अंतरित कोण, तो फिर इसी चाप से किसी बिंदु पर अंतरित कोण इस प्रकार से हो जाएगा। अंतरित कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, यानी कि ये कोण इस कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसका नामकरण कर लेता हूं, A B C और ये पॉइंट मान लिया मैंने O। तो यहां पे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दिया है तो एक आपके लिए सर्किल दिया हुआ है जिसका केंद्र और जिसकी त्रिज्या क्या है, R। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि चाप BC भी दी हुई है आपके लिए, चाप BC सिद्ध करना है। तो बताइए क्या सिद्ध करना है, यानी कि ये जो कोण है BOC, कोण BOC इज इक्वल टू कोण BAC, यानी दो कोण BAC, मतलब ये BOC वाला जो कोण है ये इस कोण का दोगुना है, तो कोण 2 BAC हो जाएगा, तो दो कोण BAC हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, और रचना का पॉइंट आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इस A को मैंने इस प्रकार O से मिलाया, बिंदु A को O से मिलाया, उत्पत्ति। अब देखिए आप लोग, तो यहां पे मैं कुछ कोणों के नाम दे लेता हूं। ये कोण मैंने मान लिया 1, ये कोण मैंने मान लिया 2, ये कोण मान लिया मैंने 3, ये मान लिया 4, ये मान लिया 5 और ये मान लिया 6। इस प्रकार से मैंने कुछ कोण माने। तो अब देखिए मैं त्रिभुज लेके चल रहा हूं। ये मैंने जो आपको रचना बताई है EO मिलाने का, मेरा मेन उद्देश्य ये है
कि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, एक तो त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी और एक बन रहा है ए ओ सी। तो इन त्रिभुज के लिए आपको काम करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी में, तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, और इस त्रिभुज ए ओ बी में जो आपको काम करना है वो किस प्रकार से करना है, क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक तो आपके लिए दिया हुआ है ओ ए और एक आपके लिए दिया हुआ है ओ बी, और ये आपके लिए दी गई है त्रिज्या वृत्त की। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और ये आपके लिए वृत्त की क्या दी गई है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो देखिए ओ ए और ओ बी ये बराबर है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज ए ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए ओ बी एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अतः लिख सकता हूं मैं, अतः कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो, क्योंकि जब ए ओ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर, दो कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये भुजा बराबर, तो इनके द्वारा बनाए गए कोण भी क्या होंगे, बराबर। अब देखिए किसी त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के त्रिभुज के दो कोणों का योगफल बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अतः त्रिभुज के अंत्य कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यानी कि एक और दो ये अंत्य कोण होंगे त्रिभुज के, और इसका बाह्य कोण कौन सा है, 4। तो इन दोनों का योगफल इस कोण की क्या होगा, बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूं कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू कोण 4। इसको यहां से समीकरण 1 से लिख सकते हैं। इससे मैं बात कर रहा हूं, इस 2 को 1 के बराबर कर सकता हूं। तो कोण 1 तो अपना ही है, और 2 किसके बराबर आ रहा है, कोण 1 के बराबर आ रहा है, कोण 4 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 कोण 1 इज इक्वल टू कोण 4, और इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए आप लोग, इसी प्रकार जो आपने इस ईओसी त्रिभुज के लिए काम किया है, इसी प्रकार आपको त्रिभुज बीओसी के लिए लिखना है। तो इसी प्रकार मैं कर दूंगा, इसी प्रकार त्रिभुज बीओसी में। ठीक है, तो त्रिभुज बीओसी के लिए आपको ये पूरा फॉर्मेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिभुज बीओसी ओए और ओसी वृत्त के त्रिज्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बीओसी में त्रिभुज बीओसी एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां पे कोण 3 बराबर कोण 6, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। अतः इसके भी अंत्य त्रिभुज के अंत्य कोणों का योगफल बाह्य कोण की क्या होता है, बराबर। तो कोण 3 प्लस कोण 6, और इसका जो बाह्य कोण है वो क्या दिया हुआ है, कोण 5। तो कोण 3 और 6 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, इक्वल टू कोण 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कोण 3 इक्वल टू कोण 5, और ये डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़िए। ये तो हो रहा है 2 कोण 1 और 2 कोण 3, इधर तो है आपका कोण 4 और उधर है कोण 5। इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। 2 यहां पे कॉमन लिया जाएगा, तो ये आ रहा है कोण 1 प्लस कोण 3, और 4 और 5, देखिए 4 और 5 मिलकर टोटल ये कोण बना रहे हैं, और जिस कोण का नाम क्या है, कोण बीओसी। और ये 2 दिया हुआ है, 1 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, ये वाला कोण मिला रहे हैं 1 और 3। तो ये क्या है, ए बी सी, या सॉरी बीएसी। ठीक है, यानी कि ये तो आपका बीओसी हो रहा है और ये आपका हो रहा है बीएसी। तो 2 कोण बीएसी इज इक्वल टू कोण
OC, और यही हमें क्या करना है यहां पे सिद्ध करना है, हैज प्रूव। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके जो मैंने आपको अभी जो 5 क्वेश्चन आपको यहां पे कंप्लीट कराए सेक्शन सी के, बाकी इसके 5 और क्वेश्चन है। तो जो 5 जो इसके अन्य जो क्वेश्चन है मैं आपको इसके पार्ट सेकंड में कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इन 5 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, और जो नेक्स्ट जो वीडियो आ गई उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अन्य 5 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रमेय वगैरह की अच्छी प्रकार से क्या कर लें, तैयारी कर लें, ठीक है।